हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। तो क्या होता है ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में दो मास हैं, तो ये दोनों मास आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के द्वारा। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्लियर है? क्या है ग्रेविटेशन? तो एक फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? तो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो ये सारी बातें स्टार्ट कहाँ से हुई? तो ये सारी बातें स्टार्ट हुई है, एक मनगढ़ंत कहानी है जिस सुनाई जाती है हर कोई को कि न्यूटन साहब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल उनके सर पे आके गिरा। तब उनको दिमाग में आया कि एप्पल आखिर में नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो वहाँ से सारा कंसेप्ट आया था ग्रेविटेशन का। तो वहाँ से उन्होंने एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया। उस लॉ को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? अब ये ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्योंकि सन सब प्लैनेट्स को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। वरना ये नॉर्मल सी फिनोमिना क्या है, नॉर्मल सी नेचर की फिनोमिना क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट चलता है। लेकिन वहाँ पे वो सर्कुलर पाथ में इस वजह से घूम पाता है क्योंकि सन हर पॉइंट पे अपने तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स या जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं। या जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जैसे हमारा ये अर्थ हो गया और ये जो मून है ये क्या करता है, एलिप्टिकल पाथ में ऐसे घूमते रहता है। तो क्या होता है, अर्थ जो है अपने तरफ एक हमेशा फोर्स लगा रहा होता है, अपने तरफ क्या कर रहा होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो कहाँ, किस तरफ लग रहा होता है, सेंटर के तरफ। तो इस फोर्स को एक स्पेशल नाम भी जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो हर एक पॉइंट पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स लग रहा होता है, किधर की तरफ, सेंटर के तरफ। पिटल यानी सीकिंग, पिटल यानी सीकिंग, और सेंटर यानी सेंटर। तो सेंटर के तरफ सीकिंग यानी सेंटर, सीकिंग यानी सेंटर के तरफ। तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रहेगा ये भी बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। जब भी कब कौन सा मोशन हो रहा होता है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो एक फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे अगर आप धागे में किसी स्टोन को बांधे हुए हो और उस धागे को यहाँ से एक फोर्स लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे घुमा रहे होते हैं, तो स्टोन से हमारे जहाँ पे हम लोग पकड़े होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। क्लियर है? तो जब ये मोशन कर रहा होता है तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक लगते हैं किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, और एक टेंजेंट के लोग जो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराता है वो कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स। यानी कि जिस मोमेंट पे आप इसको रिलीज करोगे, जिस मोमेंट पे आप उसको रिलीज करोगे यानी छोड़ोगे आप, जब छोड़ोगे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा वहां पे, टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर है? तो जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक सेंटर की तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक लगता है टेंजेंट के अलोंग जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स से सर्कुलर मोशन करा रहे हैं
और सर्कुलर मोशन करने में जो मदद कर रहा है फोर्स वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और जिस मोमेंट पे सेंटर से ये फोर्स खत्म होता है, सेंटर से फोर्स लगना खत्म होता है, उस मोमेंट पे वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे कर सकते हैं। एक धागे में आप स्टोन बांधिएगा, उस धागे को घुमाइएगा तो स्टोन सर्कुलर मोशन करेगा और जिस मोमेंट पे आप उसको रिलीज कीजिएगा, उस धागे को जो हाथ से पकड़े हुए हैं, उस मोमेंट पे आप लोग क्या देखिएगा कि जो स्टोन है वो सर्कुलरली नहीं घूम पा रहा है। अब कैसे जा रहा है, तो अब वो स्ट्रेट जाएगा। तो स्ट्रेट किसकी वजह से जाएगा, तो स्ट्रेट जाएगा वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स उस टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यानी इस दौरान वहां पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि जब आप छोड़ोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। क्लियर है, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे आ रहा है समझ में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्लियर है, तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोला किसने था, ये लॉ किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। तो इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। क्लियर है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन ने क्या बताया, अब ग्रेविटेशन क्या था, दो मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने क्या किया, दो मासेस ले लिए, एक मास को उन्होंने m1 बोल दिया और दूसरे को उन्होंने m2 बोल दिया। क्लियर है, तो दो मास है तो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो जो फोर्स लगेगा उनके सेंटर्स के लॉन्ग लगेगा। किसके लॉन्ग, सेंटर्स के लॉन्ग। तो इस यहाँ पे ये दोनों एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स को उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच कुछ दूरी है क्या, r। तो उन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, यानी m1 और m2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। दोनों एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और वो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दोनों मासेस के क्या होंगे, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, r, उसका क्या होगा, स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r स्क्वायर। डायरेक्टली इनवर्सली में कोई दिक्कत नहीं होता है, जब दोनों चीजें न्यूमरेटर में हो तो डायरेक्टली होते हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में हो तो इनवर्सली होते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर है, r किसके क्या है, डिस्टेंस है, दोनों मासेस के सेंटर के बीच का दूरी। r क्या है, दोनों मासेस के सेंटर के बीच का दूरी है। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कांस्टेंट को लगाना होता है, और एक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, g। तो आता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो इस चीज को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। वो चीज क्या है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, तो प्रोपोर्शनल होगा दोनों प्रोडक्ट के मासेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच, सेंटर्स के बीच के दूरी के स्क्वायर का। याद रखना है, सेंटर के बीच के दूरी का नहीं, सेंटर के बीच के दूरी का स्क्वायर का। और दोनों को एक साथ हमने कंबाइन किया तो m1 m2 अपन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू से हटाया तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, और उस कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया, g। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें यूनिट भी पूछ लेता है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब हमें सिर्फ g का यूनिट चाहिए, तो g को उस तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीज को इधर लेके आ जाएंगे। तो g को हम लोग उधर रहने देते हैं, f इधर था पहले से, r स्क्वायर नीचे में इधर आके कहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट में, और m1 m2 मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। यूनिट चाहिए ना g का, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। r यानी मीटर, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मास, तो kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो g का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। और g एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स। तो g का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पे।
कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जी का यूनिट कैसे निकालना है, तो जी को उस तरफ रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ को इधर लेके आ जाएंगे, सबके यूनिट को लिख देंगे और वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेम इसी फिनोमिना के ऊपर कूलम साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि सेम ऐसा चीज कहाँ पे होता है, चार्जेस के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने ये बात बोला था कि ये बात मैं ऑलरेडी बताऊंगा जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो क्या होता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कूलम ने बोला कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्जेस के प्रोडक्ट का। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं नेचर में Q1 और Q2, तो और उनके बीच की दूरी r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो प्रोपोर्शनैलिटी दोनों को अगर साथ में लिखेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K का यूनिट चाहिए तो K को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ को इधर लेके आ जाएंगे। Q1 Q2 फोर्स यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर, तो K का यूनिट भी हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बताने का पर्पस ये था कि जस्ट ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही इसको भी क्या उन्होंने किया था, अरेंज किया था। तो जब हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम लोग थोड़ा बहुत कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में भी जान लेते हैं। सेम G m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये मासेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हमने फोर्स पढ़ा था तो वहाँ पे ये दोनों फोर्स आए थे, तो बोला गया था कि डिटेल्स में हम लोग जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आया समझ में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है, क्या कंसेप्ट है कि दो मासेस होंगे, तो दोनों मासेस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। वो जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा, तो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, और फॉर्मूला याद रहेगा G m1 m2 अपन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्लियर है, तो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मासेस, क्या है, मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस, बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस। दोनों मासेस के बीच का क्या है, ये दोनों मासेस के सेंटर के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। m1 एंड m2 क्या है हमारे, तो m1 एंड m2 क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो अब इस लॉ के बेसिस पे इसका इंपॉर्टेंस क्या निकल के आया, ये किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया, तो ये बता पाया कि हम लोग को अर्थ से जो बाइंड करके रखे हुए हैं, जैसे एप्पल वो नीचे की तरफ गिरा, या पेन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, या हम जमीन से चिपक के चल रहे हैं, थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो नीचे की तरफ गिरते हैं, दैट ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है। फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, मून सन के अराउंड जो घूमता है वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट भी सन के अराउंड जो घूम रहा है वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। और जो टाइड्स होते हैं मून और सन की वजह से, वो भी किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। वहाँ भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंपॉर्टेंस चारों याद रहेंगे, m1 m2 क्या होता है, r क्या होता है, ये भी याद रहेगा। क्लियर है, आया समझ में सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।